ओके, तो वेलकम टू हैम्बर्ग जर्मनी। समय हुआ है अभी दोपहर के 2 बजे हैं और आपको मौसम दिख रहा होगा कि कैसे अंधेरा जैसा हो रखा है, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है विंटर्स का जर्मनी में और यहाँ पे सूरज बहुत कम ही निकलता है। खैर यहाँ की बात तो सही, ठंडा तो ठंडा भी यहाँ पे काफ़ी है, लगभग 0 डिग्री का यहाँ पे टेम्परेचर है। लेकिन मेरी जो जर्नी है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नॉर्डिक। अब आप सोचोगे नॉर्डिक क्या है? नॉर्डिक एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को बताया है नॉर्डिक, जिसका गेटवे मैंने निकाला है कि मैं जाऊंगा जर्मनी से ही। और हैम्बर्ग है नॉर्थ ऑफ जर्मनी में, यहाँ से मैं जर्नी करने वाला हूँ नॉर्डिक कंट्रीज़ में। और आगे के मैं कुछ लगभग 5 से 6 महीने पूरा विंटर का टाइम इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज़ में बिताना चाहता हूँ। ये कंट्रीज़ बहुत ही हार्श क्लाइमेट के लिए जानी जाती हैं और स्पेशली यहाँ का विंटर्स बहुत ही ख़तरनाक होता है। और उसी विंटर को एक्सप्लोर करने, उसी विंटर की जो ख़ास चीज़ें होती है जो नॉर्मल लोग नहीं दिखा पाते, क्योंकि विंटर बहुत हार्श होता है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी करके मैं यहाँ पे 6 महीने लगभग बिताने वाला हूँ इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज़ में। और आपको मैं पूरी डिटेल में एक टूरिस्ट की तरह के नहीं, एक लोकल तरीके से दिखाने वाला हूँ कि कैसी लाइफ होती है नॉर्डिक कंट्रीज़ में। तो अभी मैं हैम्बर्ग में हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ ओस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे की। लेकिन क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम कंट्रीज़ है, यहाँ पे मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इस वजह से मैंने हैम्बर्ग में अपना एक स्टॉप लिया है। एक फ्लिक्सबस की बस लेके मैं हैम्बर्ग पहुंचा था, जिसकी जर्नी कुछ खास अच्छी होती नहीं है। आगे की जर्नी अच्छी होगी, उसमें भी मैंने फ्लिक्सबस से ही जाना है ओस्लो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 14 घंटे की जर्नी है, जो कि अभी मेरी शाम की बस है। लेकिन उससे पहले मैंने 4-5 घंटे का स्टॉप ओवर लिया है हैम्बर्ग में, ताकि मैं अपने सामान को इकट्ठा कर सकूं, अपना स्टॉक फुल कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे जिन कंट्रीज़ में मैं जाने वाला हूँ, जिन रिमोट जगहें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे हमारे काम की चीज़ें, मतलब स्पेशली इंडियन चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें ही मिलती हैं वो भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाती हैं, स्पेशली विंटर्स के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर -15, -20, -25 ऐसे रहता है। और स्पेशली यहाँ पे विंटर्स के टाइम में यहाँ पे पोलर नाइट्स होती हैं, जिसमें सूरज क्या मतलब रोशनी भी सिर्फ आपको 1 या 2 घंटे के लिए मिलती है। तो ऐसी जगहें हम कुछ देखने वाले हैं। उसके लिए मैं अपनी तैयारी करने के लिए, सब सामान राशन इकट्ठा करने के लिए हैम्बर्ग में आया हूँ। हैम्बर्ग एक ऐसा शहर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन रहती है, एशियन पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टोर्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं एक इंडियन स्टोर में जाने वाला हूँ, जहाँ से मेरे को कुछ सामान राशन मिल जाए, वो भर के, और उसके बाद हम बस लेके चलेंगे ओस्लो। तो अभी हम जो फ्लिक्स बस थी उसके बस स्टैंड से बाहर निकले, हम अपना सामान भी वहाँ पे हमने लॉकर में रख दिया है। और उसके बाद पीछे ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे जर्मन में भाई बहुत ही लंबा नाम है, मैं अब लूँगा नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं। और इसके आसपास यहाँ थोड़ा सिटी सेंटर सा एरिया है, काफ़ी मतलब क्राउडेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स और काफ़ी इंडियन दुकानें और पाकिस्तानी और काफ़ी आपको अफ्रीकन लोग भी मिलेंगे यहाँ पे। काफ़ी लोग आपसे ड्रग्स ऐसे करके पूछ रहे हैं, भाई कुछ सामान चाहिए, कुछ चाहिए, वो तो मतलब सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ही होती हैं। बाकी ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से भी हम थोड़ा सा घूम रहे हैं, आसपास का थोड़ा सा शहर देख रहे हैं, साथ ही में कोई दुकान ढूंढ रहे हैं। एक मैप पे मुझे देखने को मिली, एक दोस्ताना नाम से दुकान थी, बॉलीवुड मूवी पे नाम रखा हुआ है। उस दुकान में सुपरमार्केट टाइप से है, वहाँ से हम कुछ सामान खरीदेंगे। बाकी अभी कुछ देख रहे हैं, हमारे को कुछ खाने पीने की चीज़ भी मिल जाए, कुछ थोड़ा इंडियन खाना वाना मिल जाए, क्योंकि आगे तो पता नहीं इंडियन खाना मिल पाता है या नहीं मिल पाता। ये देखो यहाँ पे आपको ना काफ़ी इस टाइप के इंडियन स्टोर मिल जाएंगे, जैसे ये किसी अपने पंजाबी भाई का है, लिखा हुआ है मेहताब इंडियन स्टोर GmbH। तो ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं यहाँ पे। तो भाई सामान सौदा मिल गया। दोस्ताना नाम का एक स्टोर था, दोस्ताना इंडियन स्टोर, बहुत सारी वैरायटी थी उनके पास, मतलब होलसेल में सामान अवेलेबल था। हालांकि मैं पोर्टुगल में रहता हूँ, वहाँ पे भी यही सेम सामान मिलता है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है, जबकि असलियत में जर्मनी ज़्यादा महंगा है। तो क्योंकि काफ़ी होलसेल स्टोर था और हैम्बर्ग में इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो वहाँ से हमने खूब सारा राशन खरीद लिया है और उसके बाद वापस आके इसमें पैक कर दिया। भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा और अंधेरा भी यहाँ पे बहुत जल्दी हो आता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। बाकी अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है हैम्बर्ग का जो मेन बस स्टेशन है। मोस्टली यहाँ पे फ्लिक्स बस की बसेज आती हैं। फ्लिक्स बस जो कि एक जर्मन कंपनी है, बट बहुत ही पॉपुलर है यूरोप में लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अभी हम यही फ्लिक्स बस यूज़ करके जाने वाले हैं हैम्बर्ग से ओस्लो। ओस्लो है कैपिटल नॉर्वे की। नॉर्वे मेरी पहली कंट्री रहेगी इस पूरे नॉर्डिक रीजन में। और बीच में हम क्रॉस करेंगे डेनमार्क, मतलब बीच में हम कोपेनहेगन भी आएगा, लेकिन हम बस से उतरेंगे नहीं, हमारी डायरेक्ट बस है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस रुकेगी और उससे आगे हमारे को ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल ले जाएगी। डेनमार्क में आपको बाद में लेके आऊँगा घुमाने के लिए, लेकिन पहले हम पहुँचा जाएगा नॉर्वे। ओवरनाइट बस जर्नी है। इस बस की हमारे को जो टिकट पड़ रही है वो पड़ी है लगभग 70 यूरो के आसपास। ठीक है, 70 यूरो एक बंदे की, काफ़ी महंगी है। लेकिन फ़्लाइट से जाओ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। साथ में अगर आपको लगेज है, हमारा बैग देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, अगर यही बैग अगर हम फ्लाइट में लेके जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए हमने बस करवा ली थी, क्योंकि बस में लगेज की कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी हमारी बस आने वाली है। अभी बस, तो ये हमारी बस आ गई है, ऐसी डबल डेकर टाइप की बस है।
पहले यहाँ पे टिकट चेक करा के भाई साहब के पास यहाँ पे सामान अंदर डाल दिया जाएगा और उसके बाद हमारी सीट इसमें रिज़र्व होती है, अपनी सीट में जाके बैठ जाएंगे। भाई अभी ना हमारी फ्लिक्स बस एक बोट के अंदर है और एक फेरी यूज़ करनी पड़ेगी हमारे को जर्मनी से डेनमार्क जाने के लिए। तो मैंने इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, कोई आइडिया भी नहीं था कि हमारी बस किसी बोट पे जाने वाली है। तो यहाँ पे हम रुकती है एक जगह पे, अब देखो बोट हिल रही है तो मैं भी हिल रहा हूँ। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे हमारे को फेरी लेनी पड़ेगी, और मैंने मैप पे देखा कि हमारे को कोई फेरी लेनी पड़ेगी, तो पता लगा कि जर्मनी से डेनमार्क जाने के लिए एक छोटा रास्ता है जो कि फेरी बोट से होके जाता है। तो अब हम ये फेरी बोट ले रहे हैं 45 मिनट की, क्योंकि बोट बहुत ही शानदार बनी हुई है। मुझे तो लग रहा था जैसे फिलीपींस में हम देखते हैं ना कि बेकार सी बोट होती थी, वैसी होगी, लेकिन यहाँ पर तो भाई 5 स्टार टाइप की बोट है, बढ़िया। यहाँ पे सिटिंग वगैरह का अरेंजमेंट बना हुआ है, कैफ़े है, बार है, यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी बनी हुई है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो सस्ते रेट पे। ये हमारा शिप है भाई, और यहाँ से ये जो आपको लाइट्स दिख रही है ना, ये हैं सारी जर्मनी की लाइट्स। शिप के ऊपर ही ना एक बढ़िया है, देखो इन्होंने क्रिसमस ट्री भी लगा रखा है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिसमस डे ख़त्म हुआ था। आप तो शायद वीडियो लेट देख रहे होगे। बाकी यहाँ से अभी 45 मिनट लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे डेनमार्क में। ये देखो यहाँ पे भी एक कैफ़े टाइप से बना हुआ है, और इसके इधर जाओ तो यहाँ पे भी भाई प्रॉपर इन्होंने एरिया बना रखा है, जहाँ पे एक क्रिसमस ट्री यहाँ पे भी लगा रखा है, कुछ बैठने का एरिया बना हुआ है ऐसे। ये देखो यहाँ पे एक ये कॉफ़ी शॉप्स है, स्टारबक्स बना हुआ है भाई, लो यहाँ पे स्टारबक्स भी मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ का एक ड्यूटी फ्री शॉप है जहाँ से आप बढ़िया भांति की चीज़ें ले सकते हो टैक्स फ्री, ठीक है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे भी इनका काफ़ी सिटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पे किसी ने बैठ के काम करना हो, खाना खाना हो, ठीक है। गेम्स वगैरह बनी हुई हैं, तो भाई बहुत ही सही एरिया है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही हो सकता है। भाई इसके आगे चलते हैं तो आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फूड प्रेस नाम से एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं भाई पढ़ने के लिए, आई थिंक फ्री होंगी, ठीक है। और भाई ये देखो रेस्टोरेंट देखो भाई, बहुत ही शानदार बना हुआ है, प्रॉपर क्रूज़ ही है एक तरीके से। हाँ, ये एक रेस्टोरेंट है, मतलब पूरा एक फूड की वो बनी हुई है, फूड कोर्ट बनी हुई है। लोग अपना कुत्ता भी लेके आया हुआ, प्रॉपर एक फूड कोर्ट बनी हुई है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड के आपको खाना मिल रहा है। तो खाने का रेट देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो डेनिश क्रोनर में भी लिखा हुआ है और यूरो में भी लिखा हुआ है। मतलब पास्ता की प्लेट 13 यूरोज़ की दिखा रहा है, ठीक है। फ्राइज़ आपकी 3 यूरोज़ की, तो इस हिसाब से रेट लगा सकते हो। ये देखो पास्ता 13 यूरोज़। बाकी यहाँ पे सिटिंग बनी हुई है जहाँ पे आप खा सकते हो। एक यहाँ पे इस टाइप की सुपर मार्केट भी बनी हुई है भाई, इस पे बोट पे मतलब इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, पूरी क्रूज़ बोट वाली फीलिंग है इसके ऊपर प्रॉपर। इसमें भाई ये देखो एक गेमिंग पार्लर भी बना हुआ है, यहाँ पे आप इस टाइप की गेम्स वगैरह खेल सकते हो। यहाँ पे भी कुछ मशीन लगी हुई हैं जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो। बाकी वॉशरूम वगैरह भाई बहुत सही सीन है। जो हमने बस की टिकट फेयर पे कर रखा है, मतलब हमने 70 यूरोज़ पे किए थे एक सवारी के, उसमें ये इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे आके हमारे को फेरी के अंदर कोई भी टिकट नहीं खरीदनी पड़ती, ना ही बोर्डिंग करते हुए ना ही एग्जिट करते हुए, ये सब कुछ इंक्लूडेड ही रहता है। ये देखो कुछ इस टाइप की फेरी है हमारी, और इसका ना इस लाइनर का नाम है स्कैंडलाइंस हाइब्रिड फेरी। तो हाइब्रिड फेरी आई थिंक ये इसलिए है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, अपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बना के, बाकी ये जो नॉर्मल डीजल पावर्ड होगी। तो भाई अभी एग्ज़िट हो रही है हमारी, थोड़ा सा अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद सब लोग, ऐसा रास्ता बना होता है, लॉबी बनी होती है, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है और नीचे जो बसेस और ट्रक्स हैं उनकी पार्किंग है। ये देखो यहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है, ये पता नहीं कौन सी भाषा में लड़े जा रहे हैं भाई। सबसे पहले निकलते ही हमारी बस खड़ी हुई है। बाकी और भी यहाँ पे काफ़ी ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेक 3 बस और गाड़ियों के लिए। बाकी यहाँ पे तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है भाई, इंग्लिश में भी, जर्मन में भी और साथ में डेनिश में भी। ये देख लो भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी बड़ी क्रूज़ बोट है और ये हमारी फ्लिक्स बस खड़ी हुई है। ये देख लो भाई, इतनी बड़ी बस ये इतने बड़े शिप के अंदर चढ़ा रखी है जो इंटरनेशनल जाएगा। तो भाई ये देखो, ये ड्रेस पहने, ये हमारी फ्लिक्स बस के उस्ताद आ गए दोनों, ठीक है। एक ड्राइवर है, कंडक्टर है लंगड़ा त्यागी। अब ये दरवाज़ा खोलेंगे इसका, तब सवारियाँ अंदर जाके बैठ सकती हैं। पर हो गया बढ़िया, मज़ा आ गया, बढ़िया साफ़ सुथरी जगह थी, खाना पीने का भी मिल गया। अब ज़रा बस में बैठ जाते हैं। ओके तो जी फाइनली सवारी पहुंच तो गई थी ओस्लो में,
लेकिन रास्ते में क्योंकि मैंने 3 कंट्री क्रॉस की, मैंने क्रॉस किया स्वीडन, मैंने क्रॉस किया डेनमार्क, तो जब भी कोई बॉर्डर कंट्रोल होता था तो वहाँ पे बॉर्डर की चेकिंग होती थी, वहाँ पे पासपोर्ट चेक होता था और आपका जो वीज़ा है या फिर आपका जो भी रहने का स्टेटस है वो वहाँ पे चेक होता था। तो पुलिस बार बार चढ़ती थी, कई बार तो स्वीडन में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कस्टम चेक भी हुआ है और बार बार बैग चेक किए गए, सब सवारी को नीचे उतार के सबके बैग चेक किए गए। किसी किसी कंट्री में ज़्यादा चेकिंग भी होती है। तो ये था स्टेटस। बाकी अभी मैं पहुँचा हूँ ओस्लो के मेन बस स्टेशन पे। यहाँ का बस स्टेशन बड़ा ही बहुत ही क्यूट बना हुआ है, ठीक है, जैसे कोई भाई एयरपोर्ट हो वैसा इनका होटल, वैसे इनका बस स्टैंड बना हुआ है। बाकी यहाँ का ना भाई मतलब नॉर्वे है बहुत महंगा, आते ही पता लग गया बस स्टैंड पे ही। मैं क्या क्योंकि वॉशरूम जाना था, वैसे तो बस में भी जो लॉन्ग रूट की बस होती है उनमें भी वॉशरूम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होते। तो मैंने कहा चलो यहाँ के वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम गया तो वॉशरूम यूज़ करने के लगे 2.5 यूरो, मतलब 250 रुपये इनकी करेंसी में थे, 20 नॉक, ठीक है। तो वो यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने के चार्जेस है। फिर मैं लॉकर का देख रहा था, वैसे मुझे यूज़ नहीं करना क्योंकि मैंने एयरबीएनबी बुक कर रखा है, वो भी आपको दिखाऊंगा कितने मिला हुआ है, कितना महंगा है। लेकिन जहाँ पे मैं यहाँ पे लॉकर का प्राइस देख रहा था, लॉकर का प्राइस भी लगभग बहुत महंगा था, मतलब 40 नॉक 1 घंटे के, मतलब 4 यूरो 400 रुपये 1 घंटे के यहाँ पे प्राइस है लॉकर यूज़ करने का। बाकी यहाँ पे ना आपको सारा ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा। देखो जैसे ये बने हुए हैं लॉकर के लिए, ठीक है, यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं, यहाँ पे आप पेमेंट करके अपना सामान रख सकते हो इनके अंदर। और बाकी वॉशरूम के लिए भी इन्होंने बहुत ऑटोमेटेड सीन बना रखा है। ये देखो यहाँ पे ऐसे करके कैश पेमेंट नहीं होती, आप खाली कार्ड से पेमेंट करो। ये देखो 20 नॉक दिखा रहा है, तो यहाँ से दरवाज़ा खुल जाएगा और ये वॉशरूम है। बाकी काफ़ी सही बना हुआ है, ठीक है। ये देखो ये बाहर के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ से आपको बस जाती हुई भी दिखाई दे रही होगी। बसेस भी यहीं रुकती हैं, प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं बसेस के लिए। तो अभी के लिए ना ओस्लो के बस स्टेशन से एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे इस टाइप की एग्ज़िट बनी हुई है, यहाँ से हम यहाँ की ट्रेन यूज़ करने वाले हैं अपने एयरबीएनबी तक जाने के लिए। तो ये ना ग्रोनलैंड नाम का एक मेट्रो स्टेशन है जो बिल्कुल ही बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में ही है, ओस्लो बस स्टैंड के साथ में, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है और इस टाइप का सिस्टम है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे टिकट लेने का कोई काउंटर नहीं बना हुआ था, इनकी एक ऐप होती है रूटर नाम से, वहाँ से आप इनका टिकट परचेज कर सकते हो। तो एक साइड की टिकट, एक बार मेट्रो यूज़ करने की टिकट यहाँ पे होती है 40 क्रोनर, जो कि इंडियन में हो जाते हैं लगभग 3.5 यूरो, मतलब 350 रुपये के आसपास, ठीक है। लेकिन हमने एक 24 घंटे का पास लिया हुआ क्योंकि अब थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ेगा ओस्लो में। इसकी कॉस्टिंग आई है 127 क्रोनर, जो कि इंडिया में हो गए लगभग 1000 रुपये। बाकी यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग ट्रेन्स आती रहती हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेन नंबर कौन सा है। गूगल मैप पे भी दिखा देते हैं, देखो जैसे 5 नंबर है, मेरे को 4 नंबर लेनी है। तो अलग अलग मेट्रो आती हैं यहाँ पे। ये देखो जैसे यहाँ पे भी ना सारे इन्होंने लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे 5 अलग 6 तरीके की मेट्रो आती है, 6 रूट की मेट्रो आती है और यहाँ पे ऐसे मैप भी बना हुआ है। तो हमारे को ये नंबर 4 लेनी है। बाकी यहाँ पे ऐसे करके ये मीटर भी लगे होते हैं जहाँ पे आपको दिखाता रहता है कितनी देर में आनी है। जैसे हमारी 4 नंबर है जो कि ये बर्मिंघम स्टालन जाएगी, 3 मिनट में दिखा रहा है। ये देख लो भाई, कुछ ऐसी है यहाँ की ट्रेन। बाकी ना टिकट को चेक करने के लिए यहाँ पे कोई बंदे नहीं आते, यहाँ पे ऐसे मशीन लगी होती है, इस पर लिखा हुआ है वैलिडेट कार्ड, और इस पर आप करो तो करो, ना करो ना करो। हमारी टिकट एक ऐप के अंदर है, तो ऐप यहाँ पे स्कैन नहीं हो रही थी। बाकी कभी कोई चेक करने आएगा तो उसको हम अपनी स्कैन करा सकते हैं।